हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम गाली सरीश। आज हम लोग एक म्यूचुअल फंड स्कीम के ऊपर बात करने वाले हैं और स्कीम का नाम इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड। तो जब नाम के साथ हम जब देखेंगे तो आपको बहुत क्लियरली पता चल गया होगा कि ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का एक फंड है और पिछले एक साल में इस पर्टिकुलर फंड ने बहुत अच्छे से किया है। परफॉर्मेंस रिटर्न वाइज अगर आप देखोगे तो एक साल का रिटर्न बहुत अच्छा इस पर्टिकुलर फंड में है। इस पर्टिकुलर फंड में और क्या विशेष चीजें हैं जिस वजह से ये पर्टिकुलर फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और ये पर्टिकुलर फंड आगे भी अच्छा कर सकता है या नहीं, पोटेंशियल इस पर्टिकुलर कैटेगरी में है या नहीं, वो हम लोग आज यहाँ पर देखेंगे। तो इस पर्टिकुलर फंड का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के गाइडलाइंस एज पर कंपनी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो लार्ज कैप में होता क्या है, मिनिमम आपका इन्वेस्टमेंट जो है 80% जो है आपका पैसा लार्ज कैप कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और यहाँ पर इन्होंने एक और चीज जो बहुत ही स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि ये लोग ग्रोथ जो है स्टॉक्स पे ज्यादा एक्सपोजर लेना चाहते हैं और बेसिकली थोड़ा सा जो है वैल्यू रिलेटेड स्टॉक्स। तो आपको बिल्कुल समझ में पता आइडिया होगा कि ग्रोथ स्टॉक्स नॉर्मली बहुत ज्यादा जो है मार्केट में बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं ओवर अ शॉर्ट टाइम पीरियड, बट वैल्यू जो है एक लॉन्ग टर्म पीरियड में आपको उसका बेनिफिट ज्यादा मिलता है। तो दोनों तरफ जो है दृष्टिकोण से पोर्टफोलियो बनाया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए अल्फा जनरेशन मतलब मैं रिस्क ले रहा हूँ और साथ ही साथ में बेंचमार्क से मुझे ज्यादा रिटर्न जनरेट करना है, उसके बेसिस पे स्टॉक सिलेक्शन और एसेट एलोकेशन बेसिकली, सॉरी यहाँ पर सेक्टर एलोकेशन के ऊपर जोर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए प्रेफरेंस कैसा है, तो ग्रोथ जो है इंडस्ट्री के बेसिस पे कंपैरेटिवली अगर पूरे इंडस्ट्री में देखेंगे तो इंडस्ट्री में कौन से ऐसे कंपनी जो बहुत अच्छे जो है ग्रोथ की तरफ चल रहे हैं उसको जो है फोकस किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखिए प्लान ऑफ एक्शन, जो बिजनेस प्लान को किस तरह से प्रोडक्टिवली जो है एग्जीक्यूट कर रहे हैं और ग्लोबली भी कॉम्पिटिटिवनेस मेंटेन करके चल रहे हैं, क्योंकि ये लार्ज कैप कंपनीज है। तो लार्ज कैप कंपनीज का जो बिजनेस जो है इंडिया के बाहर भी होता है, तो वो भी इस पर्टिकुलर फंड में देखा जा रहा है। और यहाँ पर आप देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी एक्सपेंशन एज कंपेयर टू इंडस्ट्री, सो दोनों चीजों को बहुत मैटर कर रहे हैं। तो कंपैरिजन क्या है, इंडस्ट्री के नंबर्स को देख के और साथ में ये जो पैरामीटर्स है ये सारी चीजों को बहुत अच्छे बखूबी तरीके से इस पर्टिकुलर फंड को जो है स्टॉक सिलेक्शन के लिए यूज किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखिए नो कैश कॉल्स और फॉलोज अ फुली इन्वेस्टेड अप्रोच, मतलब पैसा मार्केट में इन्वेस्टमेंट होने के साथ ही आपका पैसा ग्रो होगा। आप जितना कैश में होल्ड करोगे उस कैश में आप जो है इनकम जनरेट नहीं कर सकते हो। तो ये एक मेन थीम है, इस थीम के साथ हम लोग देखेंगे कि पर्टिकुलर फंड कैसे चल रहा है। और यहाँ पर आप देखिए अल्फा आइडियाज की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपको समझना है कि बेंचमार्क से मुझे कितना ज्यादा और जो है रिटर्न मिल सकता है। सो आप देख सकते हो 2018 और नवंबर के बीच में हर कुछ 6 महीने में हम लोग यहाँ पर जो डिटेल्स देख रहे हैं, यहाँ पर आप बहुत अच्छे से देख रहे हो कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का अलग अलग जो है कलर से इन्होंने रिफ्लेक्ट किया है। तो जनवरी में अल्फा जनरेशन सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज के साथ ही हुआ है, बट यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कैटेगरीज को कवर किया गया है। आप यहाँ पर एक थोड़ा सा डाउटफुल रह सकते हो कि इस पर्टिकुलर फंड में मिड कैप और स्मॉल कैप का जो है ये क्यों बताया जा रहा है। तो जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा मिनिमम जो है 80% होना चाहिए। सो 80% से नीचे जो है नेट एसेट का लार्ज कैप कंपनी में होल्ड कर सकते हैं, मतलब 100 करोड़ का अगर एयूम है तो कम से कम 80 करोड़ तो लार्ज कैप में होना चाहिए। और बाकी के 20 करोड़ का जो हम लोग नंबर देख रहे हैं वो
मिड कैप और स्मॉल कैप में वो जगह बना सकता है, और वो ही चीज यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट में जो जो है आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं, तो वैसे वैसे एक्सपोजर लेवल आप देखो मिड कैप और स्मॉल कैप में बढ़ता गया है। तो डेफिनेटली ये सब चीजें बहुत मैटर करेंगे, और इस वजह से भी आपको पता चलेगा कि इस समय स्मॉल कैप और मिड कैप अंडर परफॉर्म कर रहे थे, और धीरे धीरे देखिए आप एक्सपोजर जो है उस पर्टिकुलर कैटेगरी में इस पर्टिकुलर फंड ने किया है, और उस वजह से यहाँ पर देखिए अल्फा जनरेशन का वेटेज ऑन टोटल पोर्टफोलियो देखो बहुत बढ़ गया है। तो इस वजह से भी ये पर्टिकुलर फंड पिछले एक साल में बहुत अच्छा किया है। और यहाँ पर देखिए अल्फा जनरेशन का मेन जो है पॉइंट पिछले एक साल की बात करते हैं, ग्रोथ स्टॉक से ज्यादा आया है एज कंपेयर टू वैल्यू स्टॉक। तो ये हमको पता ही है, डेफिनेट पॉइंट है दोस्तों, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और यहाँ देखिए पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज कहाँ पे क्या कवर हो रहा है। तो ग्रोथ पोर्शन में ऑलमोस्ट 67.9% ऑफ टोटल एसेट का जो है पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है ग्रोथ कंपनीज में, और बाकी का 30% ऑलमोस्ट जो है आपको वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जीएआरपी, ये जीएआरपी मतलब ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। सो बेसिकली प्राइस में जब इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि क्या ये सही तरीका है। तो ये सब चीजों को भी बहुत अच्छे से हम लोगों ने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देखिए एम कैप, तो लार्ज कैप का वेटेज जो है इन अल्फा जनरेशन, ये हमको ध्यान में रखना है। मिड कैप का वेटेज देखिए, और यहाँ पर आप देखिए स्मॉल कैप का, और स्मॉल कैप और मिड कैप का वेटेज यहाँ पर बहुत बड़ा है फ्रॉम मार्च टू अगस्त। तो पिछले साल मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई अगस्त, इस दौरान आप देख सकते हो सबसे ज्यादा मार्केट में इस पर्टिकुलर फंड ने मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है। तो ये मतलब बहुत लो था मिड कैप और स्मॉल कैप। इस दौरान जो है हम लोगों ने देखा भी था कि मिड कैप और स्मॉल कैप ने अंडर परफॉर्म किया है एज कंपेयर टू लार्ज कैप, और सही समय पे इन्होंने अपना एक्सपोजर जो है थोड़ा सा बढ़ा दिया। और जैसे जैसे आपको पता चलेगा कि टाइम देख रहे हो कि ये किस तरह से जो है इन्होंने अपना वेटेज जो 19 था, 19 से कम होते हुए ये 15% इन्होंने कम कर दिया है स्मॉल और मिड कैप में। और यहाँ पर आप देखो ये पिछले एक साल की बात करेंगे तो इनको रिटर्न देने वाले सेक्टर देखो आप, इंडस्ट्रियल और आईटी। तो यहाँ पर आपको देखना है, हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा सा और आप बारीकी से समझिएगा कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर फंड ने पिछले एक साल में रिटर्न किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री ने बना के दिया है, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा। इंडस्ट्रियल, आईटी और हेल्थ केयर के बेसिस पे इस पर्टिकुलर फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब इसको आपने ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि लेटेस्ट पोर्टफोलियो का परसेंटेज क्या है, हम लोग अब यहाँ पर देखने वाले हैं। और यहाँ पर आप देखिए ये सबसे मेन जो चीज मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ, फाइनेंशियल्स। तो फाइनेंशियल्स बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रहे हैं पिछले कई महीनों से, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। ऑलमोस्ट 15 से 20% के रेंज में बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज जो है के स्टॉक्स या इंडाइसेस की बात करो, ये काफी हद तक ये जो है डाउनवर्ड जो है दिख रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा भी है। और यहाँ पर आप देखो पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स को कितने दिन तक होल्ड किया जाता है, एवरेज नंबर ऑफ डेज। तो 309 है, 309 से ये एकदम से नीचे आके 200 आपको 40 के करीब दिख रहा है। और यहाँ पर आप देखो कि रिबन फिर से ये बढ़ के 300 के करीब हो गया है। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका एक्सपेंस रेशियो जो है वो आपको जो है खर्चे जो है पर्टिकुलर स्कीम के कम हो जाते हैं। तो
होल्डिंग पीरियड ज्यादा होना चाहिए, वॉलेटिलिटी मतलब आपका पोर्टफोलियो आपने जिस तरह से प्लान किया था, अगर उस तरह से आपने पोर्टफोलियो बना दिया है तो आपका होल्डिंग पीरियड देखिए एक समय के बाद ज्यादा आप जो है हेरा उसको उस पोर्टफोलियो को डिस्टर्ब नहीं करोगे, वो बहुत यहाँ पर आपको दिख रहा है। और अच्छी बात भी हम लोग समझेंगे, रिस्क को मैनेज कैसे किया जाएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है। फंड को सेलेक्ट करना है नहीं करना है, और यहाँ पर आप देखिए पिछले 1 डेढ़ साल में ये आपको पता चलेगा। और ये 1 डेढ़ साल के वेरिएशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस है, यहाँ पर आपको अच्छे से परफॉर्म आपको यहाँ पर दिखता है। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर फंड का जो बेसिक आपको आउटलुक अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत अच्छे से पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर फंड ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है ओवर अ लार्जर टाइम पीरियड। अब यहाँ पर आप देखिए रिस्क को किस तरह से देख रहे हैं, तो पिछले 3 साल का मंथली रोलिंग बेसिस पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको पता चलेगा बेंचमार्क से कंपेयर कर रहे हैं तो बेंचमार्क का 6.26 है और इस पर्टिकुलर फंड का जो है 5.95 है। तो डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन अगर कम रहता है सो इनडायरेक्टली रिस्क भी जो है उस पर्टिकुलर मतलब प्राइस के वेरिएशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब ये मेरा जो है एवरेज रिटर्न है और ये मेरा फ्लक्चुएशन है। सो स्टैंडर्ड डिविएशन का फ्लक्चुएशन इस तरह से रहता है, मतलब एवरेज से कितना ऊपर नीचे है तो वो हमको स्टैंडर्ड डिविएशन बताता है। और बेंचमार्क का अगर इतना है तो फंड का देखो, फंड का इससे इस तरह से थोड़ा सा कंपेरेटिवली अगर देखते हैं तो ये कम है, तो ये वही बता रहा है आपको। और एक और चीज आप देखिए, बेंचमार्क के हिसाब से कंपैरेटिवली अगर देख रहे हैं तो एक्सपोजर टू सेक्टर्स तो वेरी कर रहा है, तो वो उस वजह से भी आपको पता चलेगा। तो ये हम लोगों ने इसके पहले ही देखा है। और यहाँ पर आप देखिए पोर्टफोलियो डिटेल्स, तो पहले 10 स्टॉक का जो टोटल होल्डिंग जो है 63.57 है दोस्तों। सो ये बहुत बड़ा वेटेज एक्सपोजर है। और यहाँ पर आप देखिए एक्सपोजर भी यहाँ पर बहुत ही क्लियरली पता चल रहा है कौन से ऐसे कंपनीज है। एचडीएफसी बैंक, इसको नहीं देखेंगे हम लोग, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आप देखो 10 में से 5 ऐसे कंपनीज हैं जो बैंकिंग के साथ जुड़े हैं, तो 4, 8 और ये 14 और ये 18, तो करीबन हमको कुछ 32% जो है आपको टोटल ये बैंकिंग के स्टॉक्स ही आपको नजर आते हैं। और यहाँ पर आप देखिए बेंचमार्क का अगर 1 है तो इस पर्टिकुलर फंड का जो है आपको बीटा जो है एकदम से आपको 0.92 है, मतलब रिस्क जो है बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है। यहाँ पर भी रिस्क अच्छे से मैनेज हो रहा है। और ये रिस्क रिवार्ड रेशियो हम लोग जो बात कर रहे थे तो शार्प रेशियो आपका पॉजिटिव है, तो आप इस समय पे आप जो भी बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो एक जो है स्टॉक पोर्टफोलियो के लिए एक फेवरेबल मानेंगे। कितने स्टॉक्स होल्ड कर रहा है ये पर्टिकुलर फंड? 31 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसमें से शुरुआत के 10 कंपनीज में जो है 63% और बाकी के जो कंपनीज है 21 कंपनीज, बाकी का जो है परसेंटेज यहाँ पर है। अब इसके साथ इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हम लोग कंपनी के जो है लेटेस्ट इस फंड के डिटेल्स को समझेंगे। तो लार्ज कैप का ऑब्जेक्टिव क्या है देखिए आप, इन्वेस्टर, किस इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट करना है, एक मेरा पैसा 100 रुपए से 200 रुपए के हिसाब से बढ़ना चाहिए, 300 तक बढ़ना चाहिए, 400 तक बढ़ना चाहिए, इस तरह का कैपिटल अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट करने वाले लोग जो है उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरी बात, यहाँ पर आपको रेगुलर रिटर्न चाहिए, ऐसे इन्वेस्टमेंट के लिए आप इस पर्टिकुलर फंड में मत आइए। दूसरी बात ये है प्योर एंड प्योर इक्विटी रिलेटेड फंड है, तो इस वजह से भी आपका जो है प्रिंसिपल रिस्क में रहेगा और वो रिस्को मीटर के जरिए हम देख सकते हैं कि आपका
जो है रिस्क जो है बहुत हाई रिस्क है, मतलब प्रिंसिपल भी नीचे आ सकता है, उसका मतलब ये आता है। तो आप देखो इस पर्टिकुलर फंड का जो है लमसम परफॉर्मेंस और एसआईपी परफॉर्मेंस ऑन एन एवरेज आपको 10% से ज्यादा ही आपको रिटर्न दिया है। तो हमेशा मैं आपको बोलता भी हूँ कि लार्ज कैप फंड्स में आपको 10 से 12% के रेंज में अगर आपको मिलता है तो काफी अच्छा हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए सिंस इंसेप्शन ये 2009, मतलब अगर 2009 से अगर किसी ने इस पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया होता तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेंचमार्क ने आपको 12% 12.7% रिटर्न दिया है, इस पर्टिकुलर फंड ने आपको 12.86, सो 12% से ज्यादा ही आपको मिल रहा है। और एसआईपी के बेसिस पे अगर नंबर देखते हैं तो यहाँ पर आप देखो सिंस इंसेप्शन के नंबर्स आपको थोड़े से बेटर दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट हमको 14% के करीब हमको नजर आ रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पर जो है रिस्क को कम किया है इस पर्टिकुलर फंड ने। तो इस वजह से आज के समय अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ये बेहतर तरीका रहेगा मेरे हिसाब से। और यहाँ पर आप देखिए ये लेटेस्ट पोर्टफोलियो, और इस पोर्टफोलियो का थोड़ा सा हिस्सा हम लोग पहले देख चुके हैं, और वहां पर आप देखो ये पर्टिकुलर पोर्टफोलियो का एक सिर्फ 10 स्टॉक्स को ही कवर किया था, बट यहाँ पर आप देखिए पूरे 31 स्टॉक का टोटल एक्सपोजर जो है आपको यहाँ पर दे दिया है इस पर्टिकुलर फंड हाउस ने। और ये इसके बेसिस पे आप जो है आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है आप आपके इंडिविजुअल आउटलुक के साथ इसको देख सकते हो। और यहाँ पर आप देखिए इस पर्टिकुलर फंड में आने का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, क्यों हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर फंड अच्छा करेगा, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि बैंकिंग बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रहा है। और पिछले कुछ दिन हम लोगों ने इस साल के शुरुआत से हम लोगों ने देखा है बैंकिंग ने अच्छा परफॉर्म किया है, शायद बॉटम आउट हो चुका है और बैंकिंग ऊपर आ रहा है। और सॉफ्टवेयर काफी समय से ये पर्टिकुलर जो है 1 डेढ़ साल से ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रहा है, और गोइंग फॉरवर्ड अगले 5 साल तक काफी अच्छा जो है ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में। अगर आप ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री के पोर्टफोलियो में आप इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को अगर मेंटेन नहीं करते हो तो आप एक बड़ा जो है वेटेज मिस करते हो। मैं सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, और देखिए ये दोनों मिला के मेरा 50% है। और हमको समझना है कि पिछले साल क्या हुआ है वो हम लोग नहीं देखेंगे, हमको ये जानना जरूरी है कि क्या ये सेक्टर्स आगे अच्छा कर सकते हैं क्या। और डेफिनेटली ये दोनों के अलावा आप ये बाकी के चीजों पे भी अगर आप ध्यान दोगे तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, टेलीकॉम में बहुत चीजें हो रही है, तो उसका भी ऑलमोस्ट 3.7% तक यहाँ पर इस पोर्टफोलियो में वेटेज किया गया है। और मोस्ट प्रॉब्ली वो टेलीकॉम के से रिलेटेड भारती एयरटेल कवर हो रहा है। तो ये सब बारीक से आपने समझना है, और डेफिनेटली आप इसके डिटेल्स आप खुद देख सकते हो। यदि आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ अटैच्ड हो तो उनके साथ बैठ के इस फंड को डेफिनेटली एक बार क्रॉस चेक कीजिएगा, एनालिसिस फिर से कीजिएगा। और बिल्कुल आपको और इस तरह के जो है फंड एनालिसिस में और लेके आऊंगा, आपको और डीपर तरीके से चीजों को समझाऊंगा। आपको खुद को आइडिया आ जाना चाहिए कि यहाँ पर ऐसे फंड्स में मुझे इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है, वो आउटलुक मैं मेरे वीडियोस में दूंगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपने ही लेना है। और फिर से ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं फिर से एक बार याद दिला दूं, एक जनरल डिस्क्लेमर है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको जो है मार्केट के रिस्क जो है, मार्केट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है ये, तो यहाँ पर आपको वो डिस्क्लेमर बिल्कुल समझना है कि ये मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट्स है। और ऐसे प्रोडक्ट्स को जांचने के लिए, डिटेल देखने के लिए ऑफर डॉक्यूमेंट्स और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को आपको पढ़ के आपने इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। फिर मिलते हैं एक नए विषय पे, बात करेंगे हम लोग आगे जाकर। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर watching this video।